हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की जो क्लास है वो है सीटेट पेपर 2 के लिए। सीटेट पेपर 2 साइंस, जिसमें हम देखेंगे पीवाईक्यू। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसके बहुत कम दिन बचे हैं। 8 फरवरी को एग्ज़ाम है सीटेट का। तो देखते हैं आज हम कौन से ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, या अब तक हमने जो भी टॉपिक पढ़े हैं उनसे आने वाले क्वेश्चन किस तरह के हैं और क्या वो क्वेश्चन हमसे सही हो रहे हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। तो अगर आपने अभी तक क्लास 6 एनसीईआरटी, क्लास 7 एनसीईआरटी, क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस की समरी या प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आपको इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप इन सभी क्लासेस की साइंस को अच्छे से जो समरी है उससे रिवाइज कर सकते हैं। किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो पर्टिकुलर वीडियो से रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और आज की वीडियो में आप देखेंगे कि आपने जो 6th 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी जिन भी स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया है, जिन्होंने वीडियो देख ली है, वो आज देखेंगे कि वहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसी के साथ साथ दो और इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कि ट्रिक से रिलेटेड वीडियो हैं। जो एक ट्रिक थी फसलों की ट्रिक, और दूसरी ट्रिक थी विटामिन्स की, और तीसरी ट्रिक थी जो मानव रोग से रिलेटेड वीडियो था वो जो आया था। इन तीनों वीडियो को आप ज़रूर देख के जाइएगा। ये तीनों वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन वीडियो से कैसे क्वेश्चन डायरेक्ट इन टॉपिक से बने हैं आप आज के इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। सारे क्वेश्चन जो आज के वीडियो में होंगे पीवाईक्यू हैं, किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नीचे दी गई तालिका से उस समूह को चुनिए जिसमें किसी पुष्प के पुंकेसर और स्त्री केसर के सही भाग दिए गए हैं। तो आपको पुंकेसर और स्त्री केसर के सही भागों के बारे में जानना है। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा। चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर उसमें पुंकेसर के भाग दिए गए हैं, और जो इस साइड में पार्ट है उसमें स्त्री केसर के भाग दिए गए हैं। तो पहला है परागकोश, तंतु, बाह्यदल। इस साइड में है अंडाशय, वर्तिकाग्र, पंखुड़ी। कौन सा कॉलम इसमें एकदम दोनों साइड करेक्ट है आपको देखना है। परागकोश, बाह्यदल, वर्तिकाग्र। इस साइड में है अंडाशय, तंतु, वर्तिकाग्र। परागकोश, तंतु, अंडाशय, बाह्यदल, वर्तिकाग्र। बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 4 भी देखते हैं। परागकोश, तंतु, अंडाशय, पंखुड़ी, बाह्यदल। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा कॉलम है जो स्त्री केसर और पुंकेसर के एकदम सही जो गुण हैं वो बताता है, सही जो भाग है वो बताता है। जल्दी से बताइए। आई होप आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला, परागकोश, तंतु जो कि पुंकेसर के भाग होते हैं, और ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा स्त्री केसर के भाग होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो थर्ड है। परागकोश, तंतु, एंथर, फिलामेंट, और ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा स्त्री केसर के भाग होते हैं। तो चलिए पुष्प को देखते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, सी है। राइट ऑप्शन सी। तो आप देखेंगे जो पुष्प के भाग हैं, इस भाग में यहाँ पर है पुंकेसर, और इस भाग को बोलते हैं हम स्त्री को केसर, और इस भाग को बोलते हैं बाह्य दल। तो यहाँ पर कौन कौन से भाग आते हैं पुंकेसर के। तो पुंकेसर के भाग यहाँ पर आते हैं जिसको हम परागकोश बोलते हैं। तो ये है परागकोश, इसको क्या बोलते हैं, परागकोश। पुंकेसर के भाग हैं और इसको बोलते हैं तंतु। तो ये तंतु है और ये परागकोश है। आगे देखते हैं स्त्री केसर के भाग कौन कौन से होते हैं। तो स्त्री केसर के भाग हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका, और बाह्यदल, और अंडाशय। इसको बोलते हैं ओवरी, अंडाशय, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, और इसको बोलते हैं वर्तिका। ठीक है, इसको बोलते हैं बीजांड। तो ये हैं स्त्री केसर के भाग और वो थे
पुंकेसर के भाग। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप ज़रूर पुष्प वाले क्वेश्चन को राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय के आंतरिक स्तर सतह को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? चलिए बताइए, जठर ग्रंथियों द्वारा जो स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उससे अमाशय की जो आंतरिक सतह होती है उसको कौन सुरक्षा प्रदान करता है? पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस या म्यूकस लेस्मा या फिर डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस। बताइए कौन सा ऐसा रस है जो अमाशय की आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करता है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा म्यूकस। श्लेष्मा का ये कार्य होता है कि वो अमाशय की जो आंतरिक सतह है उसकी सुरक्षा करता है। तो आप याद रखेंगे म्यूकस श्लेष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से आपको सही कथन चुनना है। तो सही कथन कौन सा है? कथन ए है, सोडियम और फास्फोरस दोनों को केरोसिन में संचित रखा जाता है। ऑप्शन बी है, सोडियम और फास्फोरस दोनों को जल में संचित रखा जाता है। ऑप्शन सी है, सोडियम को केरोसिन में तथा फास्फोरस को जल में संचित रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में तथा फास्फोरस को वायु में संचित रखा जाता है। तो इन चारों कथन में से कौन सा कथन सही है? अगर आपने क्लास 8 की एनसीईआरटी को पढ़ा होगा तो शायद दहन और ज्वाला के जो फर्स्ट चैप्टर है उस पर मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया है। तो क्लास 8 की एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से आप अपना आंसर बताइए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं और फास्फोरस को हम जल में संचित रखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सोडियम क्या करता है? सोडियम धातु जो है वो वायु से क्रिया करके ज्वलनशील हो जाती है, और अगर हम सोडियम को खुला रखते हैं तो वो वायु से क्रिया करके क्या करती है? ज्वलनशील हो जाती है। इससे क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं, और जो फास्फोरस है उसका जो ज्वलन ताप है, जो ज्वलनांक होता है वो बहुत कम होता है, इतना कि वो वायु में वो इतना क्रियाशील तत्व है कि वो वायु में जलकर अपना ऑक्साइड बना लेता है। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? जल में रखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्द्र नमी वायु में लंबे समय तक रखे जाने पर कॉपर के बर्तनों के बाहरी पृष्ठ पर फीकी हरी परत बन जाती है। यह हरा पदार्थ क्या है? ये आई थिंक क्लास 6 की एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था, जिसमें जो पदार्थ रंग बदल लेते हैं अभिक्रिया करके। तो यहाँ पर एक कॉपर के जो बर्तन हैं उस पर जो बाहरी हरी कलर की फीकी परत हो जाती है, वो बताइए कौन सा हरा पदार्थ है? तो ऑप्शन ए है, कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलकर हरी परत बनाते हैं, या ऑप्शन बी है कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर सल्फेट, या ऑप्शन सी है कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी है कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर ऑक्साइड। बताइए कौन सा ऐसा इसमें से युग्म है जो हरा पदार्थ क्रिएट करता है? ऑप्शन बी है क्या? ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी भी राइट नहीं है। यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलकर के हरा पदार्थ बनाते हैं, जो कि हमें कॉपर के बर्तनों पर बाहरी पृष्ठ पर फीकी जो हरी परत नज़र आती है वो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसीलिए कॉपर के बर्तनों पर क्या होता है? बाहरी पृष्ठ पर हरा पदार्थ बन जाता है। तो आप याद रखना, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मृदा में पोषक समृद्धि अथवा पुनः
पूर्ति करने के लिए कार्यान्वित किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं। तो अगर आपने क्लास 8th एनसीईआरटी का फसल वाला चैप्टर पढ़ा है या क्लास 7th में, तो वहाँ पर आपने ज़रूर इस चीज़ को पढ़ा होगा। पूरा फसल का चक्र डिस्कस किया गया है वहाँ पर। तो मृदा में जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए फसल चक्रण, गहरी जुताई, खाद डालना। ऑप्शन बी फसल चक्रण, खाद डालना, उर्वरक डालना। ऑप्शन सी खाद डालना, उर्वरक डालना, सिंचाई करना। ऑप्शन डी खाद डालना, फसल चक्रण, सिंचाई करना। बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सी चीज़ यहाँ क्रम से लगाइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन किसके बाद आएगा। तो क्या ऑप्शन ए राइट है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट नहीं है। फसल चक्रण के बाद, फसल चक्रण में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, गहरी जुताई नहीं करते हैं क्योंकि ये तो इसी में आ जाती है। पहले हम खाद नहीं डालते हैं और पहले हम खाद नहीं डालते हैं, तो डी ऑप्शन भी राइट हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। पहले ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हुआ। पहले हम क्रॉप का रोटेशन करते हैं, फसल का चक्रण करते हैं, फिर हम खाद डालते हैं, फिर हम उर्वरक को डालते हैं। तो मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनका स्तर बनाए रखने के लिए हम खाद एवं उर्वरक डालते हैं। पोषक स्तर बनाए रखने के लिए हम गहरी जुताई नहीं करते हैं। ठीक है, तो मिट्टी में क्या करते हैं, अगर पोषक स्तर बनाना है तो हम खाद और उर्वरक का यूज़ करते हैं। मृदा में पोषक समृद्धि और पुनः पूर्ति के लिए कार्यान्वित करने के लिए क्या होता है, फसल का चक्रण किया जाता है। मतलब मृदा में पुनः पोषण की समृद्धि करने के लिए फसल का चक्रण किया जाता है और फिर खाद डाली जाती है, फिर उर्वरक शामिल है। ठीक है, मिट्टी में पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति का प्रमुख तरीका ही फसल चक्रण होता है। तो आइए, आई होप आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सभी को मैंने बताया कि आपके लिए 3 वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें रबी की फसल, जो फसलों की ट्रिक वाला था, विटामिन ट्रिक वाला था, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो देखिए पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 4 रबी फसलों का समूह है। आपको इसमें से बताना है कौन सा रबी फसलों का समूह है। ऑप्शन ए चना, सरसों, मटर और गेहूं। ऑप्शन बी चना, सरसों, धान, सोयाबीन। ऑप्शन सी मूंगफली, सरसों, मटर और गेहूं। कौन सा राइट ऑप्शन है। तो आपको अगर ट्रिक याद होगी रबी की फसलों की, चना, जोर, गरम वाली, तो आप ऑप्शन डायरेक्टली बिना पढ़े ही पहला ऑप्शन आप टिक कर देंगे, क्योंकि इसी में वो सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन और वो वाला ट्रिक वाला वीडियो बिल्कुल देखना ना भूलें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव नेत्र के भाग एवं उसके प्रकार को निम्न में से कौन सा मिलान सेट सही रूप से दर्शा रहा है। तो अब बात करते हैं मानव नेत्र की। क्लास 8th एनसीईआरटी में मानव नेत्र की बात की गई है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत हैवी क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, हमें सेट करना है कौन किसका कार्य है। तो पहला यहाँ पर लिखा है कॉर्निया, जिसके सामने लिखा है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या ये राइट है। ऑप्शन बी यहाँ पर आइरिस है, प्रतिबिंब के लिए स्क्रीन का कार्य करता है। ऑप्शन सी पुतली लेंस को सही स्थिति में रखता है। और ऑप्शन डी दृष्टिपटल प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करती है तथा आँख की रक्षा करती है। तो चलिए बताइए कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। जल्दी से बताइए ए और बी के क्या कार्य हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, आप जल्दी से, लास्ट में भी दिया गया है पक्षाभिपेशी, इससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब बताइए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जल्दी से आप अपना कमेंट कर दीजिए, इसमें ए बी सी डी से कौन सा राइट है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन किस में मैच होता है। तो कॉर्निया है, जो कॉर्निया का क्या कार्य होता है, प्रकाश को
कार्निया का कार्य होता है प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करती है तथा आँख की रक्षा करती है। तो ए का हो जाएगा फोर्थ वाला, तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। आइरिस का क्या कार्य है, परितारिका जिसे हम बोलते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, तो बी का एक हो जाएगा। और सी, पुतली की बात करें हम तो पुतली से क्या करता है, प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, तो नेत्र में प्रवेश करता है, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 नंबर सी से मैच करेगा। डी की बात करें, रेटिना दृष्टिपटल, तो प्रतिबिंब के लिए स्क्रीन का कार्य करता है, क्या करता है, प्रतिबिंब के लिए स्क्रीन का कार्य करता है, तो डी का सेकंड हो जाएगा। और ई की बात करें अगर हम, सिलरी मसल्स की मतलब पक्षाभी पेशी की, तो बच्चा है एक, या लेंस को सही स्थिति में रखती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी। ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का 5, डी का सेकेंड और ई का थर्ड। यही हमने सारे आंसर मैच भी किए थे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है ए मुख्य ग्रंथि है, तो आप स्टार्टिंग से ही समझते जाइए कि किसको क्या कहा गया है। ए को मुख्य ग्रंथि बोलना गया है क्योंकि वह बी, सी, थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथियों से हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करती है। ए को मुख्य ग्रंथि भी बोलते हैं और बी, सी और बाकी जो एड्रिनल ग्रंथि है उससे जो हार्मोन के स्राव होता है उसको नियंत्रित भी करती है। तो आपने अगर हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है तो आपको ज़रूर पता होगा, क्लास 8 एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन है। ए हार्मोन डी को भी स्रावित करता है जिसका उत्पादन किशोरावस्था में ई हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है। तो ए बी सी डी ई का सही क्रम क्या है, तो चलिए पूरा क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ, आप बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा। तो पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, हाइपोथैलेमस या फिर थायरॉक्सिन इंक्रीजेज। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, ग्रोथ डिक्रीज, या फिर ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ओवरीज, टेस्टिस, ग्रोथ, या फिर ऑप्शन डी पिट्यूटरी, ओवरीज, टेस्टिस, ग्रोथ। चलिए जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ए को हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, पीयूष को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि या मुख्य ग्रंथि, और वह क्या करती है, बी और सी मतलब बी और सी अंडाशय और टेस्टिस, थायराइड और अधिवृक्क से जो हार्मोन का स्राव होता है सबको नियंत्रित करती है। ए जो है वो हार्मोन डी को भी स्रावित करती है, मतलब वो वृद्धि हार्मोन को भी स्रावित करती है। क्या करती है, वृद्धि हार्मोन को भी स्रावित करती है, जो कि किशोरावस्था की अवस्था में क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है, तो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। क्या कवक पौधे होते हैं, चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कवक पौधे होते हैं। क्या कवक प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न नहीं कर सकते हैं। क्या सभी कवक एक कोशिकीय होते हैं, या फिर कुछ कवक प्रतिजैविकों के उत्पादन में सहायता करते हैं। तो क्वेश्चन आप जल्दी से पढ़ के आंसर दे दीजिए, कौन सा कथन इसमें से सत्य है, या कौन से कथन, एक से ज़्यादा कथन सत्य है। चलिए जल्दी बताइए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एक कथन गलत है और 3 कथन सही है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता था असत्य कथन बताइए, पर इन्होंने पूछा है यहाँ पर सत्य कथन। तो जो कवक होते हैं वो पौधे होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जो कवक है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये जो थर्ड ऑप्शन है, क्या कवक एक कोशिकीय होते हैं, तो एक कोशिकीय नहीं होते हैं। कुछ कवक प्रतिजैविकों के उत्पादन में भी सहाय करते हैं। अगर आपने सूक्ष्म मित्र एवं शत्रु वाला, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु वाला चैप्टर पढ़ा होगा एनसीईआरटी का, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है जिसमें ऐसा दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट है, कवक हमारी हेल्प भी करते हैं। कुछ कवक होते हैं जो क्या करते हैं, प्रतिजैविक में मदद करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीना
वमन से पीड़ित है, भूख ना लगने से पीड़ित है। चिकित्सक ने इसे जल के प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले एक विषाणु जनित रोग माना है। रीना किस रोग से पीड़ित है? क्या ऑप्शन ए हेपेटाइटिस से, ऑप्शन बी हैजा कोलेरा से, ऑप्शन सी पेचिस से, या ऑप्शन डी टाइफाइड से? तो जल्दी से बताइए रीना किस रोग से पीड़ित है। तो अगर आपने मेरा अभी रिसेंटली 2 दिन पहले का वीडियो देखा होगा मानव रोग, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है और कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं, वहाँ पर भी मैंने PYQ करवाए हैं। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को डिटेल में समझाया गया है। यहाँ जो रीना पीड़ित है वो पीड़ित है ऑप्शन ए, क्योंकि रीना को वॉमिटिंग हो रही है और उसे भूख भी नहीं लग रही है और जल के प्रदूषण से उसे कोई वायरस से विषाणु जनित रोग हुआ है। तो हेपेटाइटिस जो है वो विषाणु से होने वाला रोग है और उसके ये लक्षण हैं। तो हेपेटाइटिस मूल रूप से किसको प्रभावित करता है, किस बॉडी पार्ट को? तो लीवर को, जो कि वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। इसके लक्षणों में त्वचा और आँखें जो होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं और बहुत थकान लगती है, वॉमिटिंग होती है और सूजन भी आ जाती है और वजन भी कम हो जाता है। तो ये सारे लक्षण आप याद रखिएगा। फिर से एक ट्रिक पर PYQ का क्वेश्चन आया है। सीटेट ने इस बार पूछ लिया है कि खरीफ की फसल का युग्म बताइए। तो अभी आपने रबी की फसल का युग्म बताया था, अब आप खरीफ की फसल बताइए। ऑप्शन ए गेहूं सरसों, ऑप्शन बी सरसों धान, ऑप्शन सी पैडी धान मक्का, ऑप्शन डी मक्का मटर। कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। धान और मक्का जो है वो खरीफ की फसल है, यहाँ पर ये वाली जो फसलें हैं वो नहीं हैं। तो धान और मक्का कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। तो आप ट्रिक वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। अगर इस बार सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन आया तो आपका पक्का सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई तालिका 3 मानवीय रोगों का मिलान है। फिर से मानव रोग से क्वेश्चन है। उनके रोग कारक सूक्ष्म जीवों और संचरण के तरीकों से करती है। तालिका में कुछ प्रविष्टियां हैं X, Y और Z के रूप में चिन्हित की गई हैं। X, Y और Z को क्रमशः नीचे लिखे किन पदों से प्रतिस्थापित किया करने की से तालिका सही तरीके से पूरी हो जाएगी? तो आप जल्दी से बताइए। चलिए तालिका को पढ़ते हैं। यहाँ पर ह्यूमन डिजीज दिए गए हैं, सूक्ष्म जीव दिए गए हैं और उनके संचरण का तरीका दिया गया है। तो यहाँ पर जो लिखा है पहला रोग वो है टाइफाइड। टाइफाइड जीवाणु से होता है, लेकिन ये किस से फैलता है आपको ये बताना है। एक्स का मतलब मीजल्स खसरा है, लेकिन ये किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से। और इसके जो फैलने का तरीका यहाँ पर एयर दिया गया है। थर्ड जो रोग है वो डेंगू है। आपको फिर से बताना है कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक किससे डेंगू होता है और जो फैलने का जो तरीका है वो मच्छर है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हैं। XYZ क्या है? चलिए बताइए XYZ क्या है? थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब आप आसानी से अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ABCD। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। जो टाइफाइड है वो जल से फैलता है, जो दूषित जल होता है उससे टाइफाइड फैलता है और ये बैक्टीरिया से होता है। इसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, जिससे ये फैलता है और इसे मियादी बुखार भी बोलते हैं। इसके बचाव के लिए क्या है? वैक्सीन है, जो कि मैंने आपको इससे पहले मानव रोग के ट्रिक वाले वीडियो में सारी चीज़ें बताई और बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए हैं। इसका जो टेस्ट होता है उसको विडाल टेस्ट बोलते हैं। खसरा, मीजल्स जो होता है वो वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से, और ये एयर के थ्रू फैलता है। डेंगू जो होता है वो भी वायरस से होता है। तो दोनों वायरस हो गए और ये मच्छर से फैलता है। तो ये मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है और इसे हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। इसके लिए हम पपीता और बकरी के दूध का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स प्रभावित होती हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्युमिनियम का कौन सा गुणधर्म ऐसा है जो खाद्य सामग्री लपेटने के लिए फॉयल का यूज़ करते हैं? बताइए कौन सा यूज ऐसा है जिसमें हम खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए फॉयल या पन्नी का यूज़ करते हैं?
किस गुण के कारण? आप सभी अपने घर में, आप सबके किचन में एल्युमिनियम का यूज़ होता है, एल्युमिनियम जो फाइल्स होती हैं उनका, तो क्यों यूज़ करते हैं आप जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, क्या वो ऊष्मा की अच्छी सुचालक हैं इसलिए। ऑप्शन बी, क्या खाद्य सामग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती इसलिए। या फिर यह बहुत ही अगाध वर्धनीय है, हाईली मिलेबल हैं इसलिए। या फिर ऑप्शन डी है, ये बहुत लाभकारी मिश्रित धातु है इसलिए। तो कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग राइट है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ हाईली मेलेबल, कि इनको आघात वर्धनीय है। इनको जब हम हथौड़े से पीटते हैं, आघात वर्धे का मतलब यही होता है कि किसी भी धातु को अगर हम पीटते हैं तो चाहे जिस भी रूप में उसको हम मोड़ सकते हैं। तो जैसे ये फॉयल पन्नी जैसी होती है और इसको हम किसी भी चीज़ में लपेट लेते हैं और इसको पीट के एकदम पतला बना लेते हैं, रोल की तरह कर लेते हैं। ये इसका जो आघात वर्धनीयता का जो गुण है, इसी के कारण हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नाइट्रोजन में स्थिरीकरण के बारे में। अगर आपने क्लास 8th की एनसीईआरटी, 7th की एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़ी होगी तो आपने कहीं ना कहीं नाइट्रोजन चक्र के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो पौधों में जो नाइट्रोजन चक्र स्थिरीकरण की परिघटना है उसका सही वर्णन करना है। ऑप्शन ए है, अमोनिया का नाइट्रेटो और नाइट्राइटो में परिवर्तन। या फिर मृदा में उपस्थित नाइट्रेटों का अपचयन होकर नाइट्रोजन गैस का विमुक्त होना। ऑप्शन सी है, जटिल मृत जैविक पदार्थ का अपघटित होकर अमोनिया में परिवर्तन। ऑप्शन डी है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तन। बताइए कौन सा यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र से रिलेटेड जो ऑप्शन है वो राइट है। पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण की जो घटना है वो क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ए गलत है। ऑप्शन बी रॉन्ग है। ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तन ही इसका जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, इसकी पूरी प्रक्रिया है, इसकी पूरी परिघटना है। तो नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाती है तो यहीं पर क्या होता है, फिर से वायुमंडल में नाइट्रोजन चली जाती है। तो ये पूरा चक्र है वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का, वापस नाइट्रोजन का ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाना। तो ये पूरा चक्र है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निषेचन के पश्चात युग्मनज नर प्राणी में विकसित होगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आपने क्लास 8th एनसीईआरटी में देखा होगा, समरी में, निषेचन के पश्चात युग्मनज नर प्राणी में विकसित होगा अगर अंडे में वायु गुणसूत्र हो, या फिर शुक्राणु में वायु गुणसूत्र हो, या शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र हो, या लास्ट में ऑप्शन डी, अंडे में 2 वायु गुणसूत्र हो। तो चलिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो ये आंसर आई होप आप सभी को पता होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। अगर स्पर्म के साथ में वाई क्रोमोसोम मिलता है तो यहाँ पर क्या होता है, नर बनता है, मतलब एक्स वाई से। ठीक है। तो अगर एक्स एक्स का संयोजन होता है तो गर्ल होती है, और एक्स वाई का संयोजन होता है तो लड़का होता है। तो एक्स वाई के संयोजन से तो यहाँ पर वायु गुणसूत्र मिलना चाहिए। तो एक्स एक्स के संयोजन एक बच्चा एक महिला है ये निर्धारित करता है, और एक्स वाई का संयोजन बच्चा पुरुष है ये निर्धारित करता है। तो एक मादा के अंडों में एक्स गुणसूत्र तथा नर के शुक्राणु में वायु गुणसूत्र होता है जो ये चीज़ें डिसाइड करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारी मांसपेशियों में अनॉक्सीय श्वसन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है। अगर आपने पढ़ा हो मेरे साथ में हम क्लास 6 7th एनसीईआरटी में, तो आपको ये भी पता होगा हमारी मांसपेशियों में जो अनॉक्सीय श्वसन होता है, मतलब एनएरोबिक रिस्पायरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है, अगर उसके फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है, तो जल नहीं बनता है, एल्कोहल भी नहीं बनता है, ग्लूकोज भी नहीं, लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। आपने सुना होगा इसके बारे में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला जो श्वसन होता है
है उससे हम अनॉक्सीशोषण बोलते हैं। और इस क्रिया में क्या होता है, भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो क्या होता है, इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिससे पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथाइल अल्कोहल बन जाता है। और मानव में क्या होता है, मानव की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिससे मांसपेशियां थकने की अवस्था, बहुत ज़्यादा मतलब थकती हैं। तो जीवधारियों में यह श्वसन क्या होता है, एनाएरोबिक होता है और मानव में मांसपेशियां थक जाती हैं। और जो पौधे होते हैं उसमें बहुत क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथाइल अल्कोहल बन जाता है। तो ये दोनों प्रक्रिया पौधों और मानवों में अलग अलग होती हैं। तो ये है मानव नेत्र, जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हैं दोनों पक्षाभी पेशियाँ। इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय लेंस, और इसको बोलते हैं पुतली, इसको बोलते हैं परितारिका, स्वच्छ मंडल, काचाभ द्रव और दृष्टिपटल। कभी कभी इस मानव नेत्र का ये सभी इसमें नामांकन करने के लिए आ जाता है, इसलिए मैंने इसको दिखाया। आप लोग याद कर लीजिए कहाँ पर क्या होता है। तो इसी के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये वो वीडियो है मानव रोग का, जिससे आज कई क्वेश्चन पीवाईक्यू के आपने सॉल्व किए। अगर आप इस पूरे वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं पीवाईक्यू के, तो यहाँ से आने वाला 1 या 2 नंबर जो आपका होगा वो एकदम पक्का हो जाएगा। इसी के साथ साथ और ट्रिक वाले वीडियो दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है वो है होली दीपावली फसलों की बेस्ट ट्रिक्स का वीडियो है। तो रबी खरीफ की बेस्ट ट्रिक्स का ये वीडियो है, तो आप इसको भी देखें, यहाँ से भी 1 नंबर आपका पक्का रहेगा। इसी के साथ साथ ये जो क्लास 6 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर था, इसके साथ मैंने विटामिन्स की सारी ट्रिक्स को डिस्कस किया है। तो आप विटामिन्स की भी ट्रिक्स को ज़रूर देखिए, वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। और इसी के साथ साथ आप ये वीडियो भी देख सकते हैं कि आप 7 दिन में भी अपनी प्रिपरेशन को, अपने रिवीजन को बहुत अच्छे से आप 7 डेज़ में कर सकते हैं। अपने मैराथन से आपने जो अब तक पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करके, पीवाईक्यू करके आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और आप कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। अच्छे लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।